नमस्कार दोस्तों, जीएस विद मनीष में आप सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की हिंदी की मैराथन क्लास में हम सभी केबीएस के हिंदी विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और अति संभावित प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला का अध्ययन करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी है, प्राकृत है, ब्रज भाषा है या अवधी भाषा है? तो रामचरितमानस की जो भाषा है यह अवधी भाषा है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, तमिल भाषा है या उर्दू भाषा है? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है यह हिंदी भाषा है। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत में बोलने वालों की संख्या के आधार पर लगभग 43.63% लोग बोलचाल की भाषा में हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भारत में दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है यह बांग्ला भाषा है। और भारत में तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वह मराठी भाषा है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की या राजस्थानी हिंदी की? तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है यह पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? तो पूर्वी हिंदी की प्रमुख 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अतः छत्तीसगढ़ी जो बोली हो जाएगी यह पूर्वी हिंदी की बोली हो जाएगी। पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हो जाएंगी? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हो जाएंगी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, दक्षिणी। ठीक है, और पहाड़ी हिंदी की कौन सी बोलियां हो जाएंगी? तो पहाड़ी हिंदी की कुमाऊनी, गढ़वाली हो जाएगी। वहीं राजस्थानी हिंदी की बोलियों की बात करेंगे तो राजस्थानी हिंदी की बोलियों में जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद हैं, शिवभूषण सहाय हैं, निराला हैं या प्रसाद हैं? तो पूस की रात जो कहानी है इसके रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद को किस किस नाम की उपाधि दी जाती है? तो इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है तथा हिंदी साहित्य का कथानायक भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है 1880 ईस्वी में वाराणसी के लमही नामक ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं, तुलसीदास जी हैं या गिरधर हैं? तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी जो प्रस्तुत पंक्ति है यह रामचरितमानस से लिया गया है, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा छठा प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक या 334 से 153 तक? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है यह राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही उल्लेख हो जाएगा। 343 में क्या है? तो अनुच्छेद 343 एक में यह उल्लेख किया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है यह देवनागरी होगी। अगला प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न कह रहा है, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा या अपभ्रंश भाषा? तो हिंदी की जो आदि जननी है यह संस्कृत भाषा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि हमारी भाषा का जब विकास क्रम देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारी आदि भाषा है वह संस्कृत भाषा है। संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ है और पाली भाषा से जो है यह प्राकृतिक भाषा का विकास हुआ है और प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ है और फिर अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा आठवां प्रश्न कह रहा है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50 है, 51 है, 52 है या 53 है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या जो है यह 52 है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें स्वरों की संख्या 11 है, अयोगवाह वर्णों की संख्या जो है वह 2 है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है वह 25 है, अंतस्थ वर्णों की संख्या जो है वह 4 है यर अलावा, और ऊष्म वर्णों की संख्या जो है वह 4 है और संयुक्त वर्णों की संख्या जो है वह भी 4 है और उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या जो है ड और ढ वह 2 है। इनको काउंट करेंगे तो 11 2 13, 13 25 38, 38 4 42, 42 4 46, 46 4 50, 2 52।
अतः हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा नवा प्रश्न कह रहा है अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह या श? तो इन दिए गए विकल्पों में से हमारा श जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह अघोष वर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? त वर्ण, न वर्ण, द वर्ण या ट वर्ण? तो दंत वर्ण हमारे होते हैं लृतु लशाना दंता, अर्थात त वर्ग के जो वर्ण होते हैं यह दंत होते हैं। तो त हमारा दंत वर्ण है। त, थ, द, ध और न, ये तीनों हमारे दंत वर्ण हो जाएंगे। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि ट जो है यह दंत वर्ण नहीं है, क्योंकि ट का उच्चारण स्थान जो होता है वह मूर्धा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून को, 14 सितंबर को, 28 सितंबर को या 10 अक्टूबर को? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सर्वप्रथम हमारे संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। अतः तभी से हम लोग हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर से मनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 12वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, ज या ढ? तो इन दिए गए विकल्पों में से हमारा पश्च स्वर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 13वां प्रश्न कह रहा है साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध है, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इन दिए गए विकल्पों में से हमें अन्योन्याश्रित का शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अतः अन्योन्याश्रित का जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ सही शब्द हो जाएगा। अन्योन्याश्रित हमारा शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 14वां प्रश्न कह रहा है संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। इस प्रश्न में हमको संश्लिष्ट की सही शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो संश्लिष्ट की शुद्ध वर्तनी हो जाएगी जो, वह हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1 में दी गई वर्तनी। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 15वां प्रश्न कह रहा है सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। इस प्रश्न में हमको महात्म्य की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो महात्म्य की शुद्ध वर्तनी जो हो जाएगी वह ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ सही शब्द हमारा महात्म्य इस प्रकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 16वां प्रश्न कह रहा है विज्ञान की देन है विश्लेषण, निर्वैयक्तिकता तथा तटस्थता। इस प्रश्न में हमको निर्वैयक्तिकता की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो निर्वैयक्तिकता की जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी यह ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा कि निर्वैयक्तिकता इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है आशीर धनवाद, आशीह धनवाद, आरसी धनवाद या इनमें से कोई नहीं? तो आशीर्वाद का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा सही संधि विच्छेद आशीर्वाद का हो जाएगा आशीह धनवाद बराबर आशीर्वाद। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। अतः आशीह धनवाद किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद हो जाएगा कि आशीह धनवाद बराबर आशीर्वाद, जो विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा में स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वप्रथम हम यशोदा का संधि विच्छेद करेंगे। तो यशोदा का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा यशः धन दा बराबर यशोदा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग संधि होता है। अतः यशोदा में प्रयुक्त संधि जो हो जाएगी यह विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 19वां प्रश्न कह रहा है अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, अयादि संधि है, यण संधि है या दीर्घ संधि है? तो सर्वप्रथम हम अभ्युदय का संधि विच्छेद कर लेंगे। तो हो जाएगा अभिधन उदय बराबर अभ्युदय। यहाँ पर भी का ई और उ जुड़ करके यू बना रहे हैं। अतः हमारा अभ्युदय में जो है वह यण संधि है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अभ्युदय का संधि विच्छेद सर्वप्रथम करेंगे तो हो जाएगा अभिधन उदय बराबर अभ्युदय। इसमें भी का ई और उ मिल करके, ई और उ मिल करके य का निर्माण करते हैं और य का निर्माण होने की वजह से यण संधि हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 20वां प्रश्न कह रहा है ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ब्रह्मधन अस्त्र, ब्रह्माधन अस्त्र, ब्रह्मधन अस्त्र या ब्रह्मधन अस्त्र? तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ब्रह्मधन अस्त्र बराबर ब्रह्मास्त्र। अ और अ के मेल से
आ बन रहा है, अतः यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 21वां प्रश्न कह रहा है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं। तो सन्मार्ग का हम जब संधि विच्छेद करेंगे हो जाएगा सत धन मार्ग बराबर सन्मार्ग। इसमें व्यंजन के बाद व्यंजन का मेल हो रहा है, अतः यह व्यंजन संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि व्यंजन संधि, इसका संधि विच्छेद पूछे तो सत धन मार्ग बराबर सन्मार्ग होता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 22वां प्रश्न कह रहा है मतैक्य में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि है। तो मतैक्य का हम सर्वप्रथम संधि विच्छेद कर लेंगे तो हो जाएगा मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य। यदि हमसे मतैक्य का संधि विच्छेद पूछता है तो हम करेंगे मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य। यहाँ पर अ और ए मिल करके ए का निर्माण करते हैं, अतः यह वृद्धि संधि हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि मतैक्य में जो संधि है वह वृद्धि संधि है और इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह मत धन ऐक्य हो जाएगा। मत का अ और ऐक्य का ए मिल करके और ए मिल करके ए का निर्माण कर रहे हैं, अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 23वां प्रश्न कह रहा है प्रत्युत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्र है, प्रति है, प्रत्यु है या इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्युत्पन्न मति का हम संधि विच्छेद करके देख लेंगे, इसको तोड़ करके तो हो जाएगा प्रति धन उत्पन्न धन मति, जिसमें प्रति हमारा उपसर्ग हो जाएगा, उत्पन्न हमारा मूल शब्द हो जाएगा और मति जो हो जाएगा यह प्रत्यय हो जाएगा। हमारा प्रश्न कह रहा है प्रति उत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रति हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यदि हमसे प्रत्यय पूछता तो मति हमारा प्रत्यय हो जाता। अगला प्रश्न देखेंगे। 24वां प्रश्न कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपकार में, लाभदायक में, पढ़ाई में या अपनापन में। तो उपकार में उपधनकार बराबर उपकार उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। लाभदायक में लाभ हमारा मूल शब्द है, दायक हमारा प्रत्यय हो जाएगा, अतः इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। पढ़ाई में पढ़ धातु है, आई प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अपनापन में अपना मूल शब्द है और पन जो है यह प्रत्यय है, इसमें भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उपकार में उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे। 25वां प्रश्न कह रहा है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सम का, सन का, शम्स का या संस का। तो संस्कार शब्द को जब हम देखेंगे तो संस्कार शब्द जो है समधन सकार बराबर संस्कार होता है, जिसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 26वां प्रश्न कह रहा है देवासुर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो देवासुर में जो समास है वह द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि देवासुर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा देव और असुर बराबर देवासुर, अतः दोनों पद प्रधान होने की वजह से इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 27वां प्रश्न कह रहा है दीनानाथ में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो दीनानाथ शब्द में जो समास हो जाएगा वह होगा दीनों का है जो नाथ, अर्थात कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दसमुख में कौन सा समास है, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो दसमुख का समास विग्रह करिएगा तो हो जाएगा दस हैं मुख जिसके, अर्थात दशानन, मतलब रावण की बात की जा रही है, तो यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार या यथा जो शक्ति। तो अव्ययी भाव समास का जो एक उदाहरण है यथाशक्ति, इसका सही विग्रह जो हो जाएगा वह शक्ति के अनुसार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 30वां प्रश्न कह रहा है गौशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो गौशाला का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गौ के लिए शाला, अर्थात गौ के लिए शाला जो है यह तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 30वां प्रश्न कह रहा है नवग्रह में कौन सा समास है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो नवग्रह में
प्रथम पद जो है यह संख्यावाची है, नम जो है यह संख्यावाची है, अतः नवग्रह में प्रयुक्त समास द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 32वां प्रश्न कह रहा है मृग नयनी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास? तो मृग नयनी का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा मृग के समान नयन, अर्थात कर्मधारय समास की बात की जा रही है। यहाँ पे उपमेय उपमान की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 33वां प्रश्न कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं या 8 भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज होते हैं और विदेशज होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 20वां प्रश्न कह रहा है योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर या नाक? तो इन दिए गए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो लंबोदर है यह एक प्रकार का योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे। 35वां प्रश्न कह रहा है भारतीय शब्द का बहुवचन है भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों या इनमें से कोई नहीं? तो इन दिए गए विकल्पों में से भारतीय शब्द का जो सही बहुवचन होगा वह ऑप्शन नंबर 1 हमारा भारतीयों हो जाएगा। अतः इस प्रश्न का सही आंसर भारतीयों ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 36वां प्रश्न कह रहा है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संख्या के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर या प्रत्यय के आधार पर? तो हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है यह संज्ञा के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 37वां प्रश्न हमारा कह रहा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक का, करण कारक का, अपादान कारक का या अधिकरण कारक का? तो ध्यान दीजिए हमारा प्रश्न कह रहा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अर्थात यहाँ पर अलग होने की बात की जा रही है। वृक्ष से पत्तों के अलग होने की बात की जा रही है जो अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? पक्षी, बाज, मकड़ी या गेंडा? तो इन दिए गए विकल्पों में से हमारा मकड़ी शब्द जो है ऑप्शन नंबर 3 यह जो है सर्वथा स्त्रीलिंग वाला शब्द है। इसमें और कुछ शब्द होते हैं जो सर्वथा स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं। तो मकड़ी हो जाएगा, लोमड़ी हो जाएगा, छिपकली हो जाएगा, कोयल हो जाएगा, गिलहरी हो जाएगा। ये जो शब्द हैं ये सर्वथा स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और 39वां प्रश्न हमारा कह रहा है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं या 5 भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। यह रचना की दृष्टि से हमारे क्रिया के 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 40वां प्रश्न कह रहा है चिड़िया आकाश में उड़ रही है इस वाक्य में उड़ रही जो है यह क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, समापिका क्रिया है या असमापिका क्रिया है? तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है इस वाक्य में जो उड़ रही शब्द है यह क्रिया का अकर्मक प्रकार है। अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 41वां प्रश्न कह रहा है अव्यय के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं या 6 भेद होते हैं? तो अव्यय के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय हमारे अव्यय के प्रमुख 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। 42वां प्रश्न कह रहा है देश को हानि जयचंदों से होती है में संज्ञा है, अर्थात इस दिए गए प्रश्न में जयचंद शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो देश को हानि जयचंदों से होती है इस वाक्य में जयचंद जो शब्द है इसमें जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति विशेष किसी एक जयचंद नामक व्यक्ति की बात नहीं की जा रही बल्कि ये जयचंद नाम पूरे जाति समूह की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 43वां प्रश्न कह रहा है स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है खीर, पेय, क्रोध या दूध? तो इन दिए गए विकल्पों में से स्तन का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वह दूध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे। 44वां प्रश्न कह रहा है तरंगी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, नाम, युवती या नदी। तो इन दिए गए विकल्पों में से तरंगी का जो हमारा पर्यायवाची शब्द है यह सूर्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इसके कुछ पर्यायवाची जैसे दिनकर हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा। यह मुख्य रूप से तरंगी के पर्यायवाची शब्द हैं, सूर्य, दिनकर और भास्कर। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है धाता का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, धाय, पक्ष या हार। तो विष्णु हमारा धाता का शुद्ध पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 46वां प्रश्न कह रहा है किरण का पर्यायवाची शब्द है प्रभा, रवि, हिमांशु या दिनकर। तो किरण का पर्यायवाची शब्द इन दिए गए विकल्पों में से हमारा ऑप्शन नंबर 1 प्रभा हो जाएगा। प्रभा, ज्योति जो है यह किरण के पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न कह रहा है पिसुन का पर्यायवाची शब्द है पिशाच, चुगलखोर, पीसना या बेईमान। तो पिसुन का पर्यायवाची शब्द जो होता है यह चुगलखोर होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 48वां प्रश्न हमारा कह रहा है सांभवी का पर्यायवाची शब्द है दुर्गा, दासी, पत्नी या पार्वती। तो शांभवी का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा यह दुर्गा हो जाएगा। जगत जननी दुर्गा ये जो हो जाएगा शांभवी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। नियति का समानार्थी शब्द क्या होगा? चरित्र हो जाएगा, स्वभाव हो जाएगा, कर्म हो जाएगा या भाग्य हो जाएगा। तो नियति का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर 4 हमारा भाग्य हो जाएगा। एक शब्द होता है नियत। तो नियत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो नियत का पर्यायवाची शब्द अगर पूछ ले तो इसका पर्यायवाची शब्द चरित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 50वां प्रश्न कह रहा है विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति किसकी व्यथा नहीं जान सकता? आसन्न की, विपन्न की, निष्पन्न की या विषण की। तो अतः इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि संपन्न व्यक्ति जो है यह विपन्न की व्यथा नहीं जान सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है अल्पज्ञ का विलोम शब्द है अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या कृतज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द जो हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर 2 सर्वज्ञ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है मृदुल का विलोम शब्द है कठिन, खराब, रुक्ष या कठोर। तो मृदुल का विलोम शब्द जो हो जाएगा यह रुक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कठिन का विलोम शब्द पूछे तो कठिन का विलोम शब्द हो जाएगा सरल। और खराब का विलोम शब्द पूछे तो खराब का विलोम शब्द हो जाएगा अच्छा। और कठोर शब्द का विलोम शब्द पूछे तो कठोर का विलोम हो जाएगा कोमल। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि मृदुल का विलोम रुक्ष होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 53वां प्रश्न कह रहा है धनवान का विलोम शब्द है अकिंचन, किंकर, कंचन या धनाढ्य। तो धनवान का विलोम शब्द जो हो जाएगा अकिंचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है शाश्वत का विलोम शब्द है सदैव, अनश्वर, नश्वर या रहस्यमय। तो शाश्वत का विलोम शब्द हो जाएगा नश्वर। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द जठरानल, दावानल, बड़वानल या कामानल। तो जंगल में लगने वाली आग को हम दावानल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जठरानल किसे कहते हैं? तो पेट में लगने वाली भूख के लिए लगने वाली जो आग होती है यह जठरानल होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि जंगल में लगने वाली आग को हम दावानल कहते हैं। प्रश्न कह रहा है अतिवृष्टि का अर्थ क्या है? अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना या अत्यधिक संतुष्ट होना। तो अतिवृष्टि का जो अर्थ होता है यह होता है अत्यधिक वर्षा होना। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 57वां प्रश्न कह रहा है दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका, घाटी, द्रोण या बेसिन। तो दो पर्वतों के बीच की भूमि को जो कहते हैं वह उपत्यका कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, दो पर्वतों के बीच की भूमि को अर्थात नीचे की तली को हम उपत्यका कहते हैं और पर्वतों के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे क्या कहते हैं? तो पर्वतों के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे अधित्यका कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा उपत्यका, दो पर्वतों के बीच की भूमि जो होती है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है? प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावधि या पदावनति। तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना जो होता है उसे हम पदावनति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो वह क्या कहलाती है? उल्टा, परकीया, परित्यक्ता या बांझ? तो वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो वह परित्यक्ता कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आठवां प्रश्न कह रहा है अगोचर किसे कहते हैं? जिसका अनुभव शरीर को न हो, या जिसका अनुभव हृदय को न हो, या जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, या जिसका अनुभव बुद्धि को न हो? तो अगोचर उसे कहते हैं जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है अंकेक्षक किसे कहते हैं? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को, या अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाले को, या अंकों के साथ खेलने वाले को, या गणना करने वाले को? तो अंकेक्षक जो कहते हैं यह आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को अंकेक्षक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है जो ममत्व से रहित हो उसे हम निरामय कहेंगे, निर्मोही कहेंगे, निर्मम कहेंगे, या निष्ठुर कहेंगे? तो जो ममत्व से रहित हो अर्थात जिसमें ममता न हो उसे हम निर्मम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है अंतेवासी किसे कहते हैं? अन्य स्थान पर रहने वाले को, या अंत तक रहने वाले को, या फिर गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को, या किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाले को? तो अंतेवासी हम उसे कहते हैं जो गुरु के समीप रहने वाला शिष्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है छेपक किसे कहते हैं? दूसरों को क्षमा कर देने वाले को, या शत्रु पर घातक वार करने वाले को, या किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया जो भाग होता है उसे छेपक कहते हैं, या फिर किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाले को हम छेपक कहते हैं? तो छेपक हम उसे कहते हैं जो किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या है? हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी, या स्वर्ण जयंती? तो किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे करने पर जो उत्सव मनाया जाता है उसे हम रजत जयंती कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हीरक जयंती किसे कहते हैं? तो किसी संस्था के 60 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव मनाया जाता है उसे हम हीरक जयंती कहते हैं। और शताब्दी किसे कहते हैं? तो किसी संस्था के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएं और उत्सव जो मनाया जाता है उसे हम शताब्दी कहते हैं। और स्वर्ण जयंती कितने वर्ष पे मनाया जाता है? तो स्वर्ण जयंती जो है यह 50 वर्ष पर मनाया जाता है। 75 वर्ष पूरे होने पर किसी संस्था के जो उत्सव मनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लेटिनम जयंती कहते हैं 75 वर्ष पे। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? बहुभाषी है, कुवक्ता है, वाचाल है, या वाक्पटु है? तो जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे हम वाचाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निर्गुण किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन कह रहा है जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो उसे निर्गुण कहते हैं, या फिर जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो उसे निर्गुण कहते हैं, या जिसमें मल न हो, या जिसका कोई मूल न हो? तो निर्गुण किसे कहते हैं? तो निर्गुण उसे कहते हैं जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो उसे हम निर्गुण कहते हैं। और सगुण किसे कहते हैं? तो जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो उसे हम सगुण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है किसकी तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए? तो इस रिक्त स्थान में किस शब्द की पूर्ति की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा कि सुष्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का रिक्त स्थान के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है मुझे इस कार्यालय की डॉट डॉट सभी जानकारियां अतिशीघ्र चाहिए। तो इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द इस रिक्त स्थान के लिए सही शब्द होगा? तो इन दिए गए विकल्पों में से संबंधी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि मुझे इस कार्यालय संबंधी सही जानकारियां अतिशीघ्र चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ डॉट डॉट छूट जाता है, अर्थात इस रिक्त स्थान की जगह पे कौन सा शब्द हमारा सबसे सटीक बैठेगा? तो सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ जो होता है वह स्वतः ही छूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है डॉट डॉट
व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। दुविधा जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि दुविधा व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। चमड़ी जाए पर डाट डाट न जाए। तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हमारा सबसे सही शब्द जो हो जाएगा वह दमड़ी हो जाएगा। अतः चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं। तो उससे अब अकेले नहीं रहा जाता इस वाक्य में भाववाच्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है हो सकता है राम का काम बन जाए। यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक या आज्ञावाचक। तो हो सकता है राम का काम बन जाए यह एक प्रकार का संदेहवाचक वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 75वां प्रश्न कह रहा है ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। यह सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा प्रश्न कह रहा है ज्यों ही मैंने दरवाजा खोला कि वह आ गया। अतः यह एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य किस प्रकार से बनेगा? पहला ऑप्शन कह रहा है राम ने घर जाकर माँ को देखा, या राम घर गया और माँ को देखा, या फिर राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, या इनमें से कोई नहीं। तो इन दिए गए विकल्पों में से राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य जो हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा कि राम घर गया और माँ को देखा। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पहला विकल्प कह रहा है पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। तो ये हमारा गलत वाक्य हो जाएगा। दूसरा कह रहा है पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। तो एक जगह पिछले की बात कर रहा है और दूसरा भविष्य की बात कर रहा है, यह भी गलत हो जाएगा। और तीसरा विकल्प कह रहा है पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, यह भी गलत हो जाएगा। और चौथा विकल्प कह रहा है पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है या उनके एक पुत्र है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि उनका एक पुत्र है। यह एक प्रकार का शुद्ध वाक्य है। अतः ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है अगर मगर करना का अर्थ है इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना या बहाने बनाना। तो अगर मगर करने का अर्थ है बहाने बनाना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ है कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम न करना, कठिन काम करना या मूर्खतापूर्ण काम करना। तो कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ है ठीक ढंग से काम न करना। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है सूरत नजर आना का अर्थ है गुण प्रकट होना, वास्तविकता का पता चलना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना या उपाय सूझना। तो सूरत नजर आना का जो अर्थ हो जाएगा यह हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना सूरत नजर आना का सही अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कौड़ी को न पूछना का अर्थ है मदद न करना, निमंत्रण न देना, निकम्मा समझना या खतरे से बचना। तो कौड़ी को न पूछना का अर्थ जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा निकम्मा समझना। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है तालू में जीभ न लगना का क्या अर्थ है? भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप न रहना या स्वाद न मिलना। तो तालू में जीभ न लगने का अर्थ है चुप न रहना। अतः ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कान का कच्चा होना का अर्थ है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात न मानना या कान का कमजोर होना। तो कान के कच्चा होने का अर्थ है सुनी बात पर विश्वास करना। अतः ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ है धोखा खाना, कुछ समझ न आना, अभिमान करना या निर्लज्ज होना। तो आंखों पर चर्बी छाने का जो अर्थ है वह हो जाएगा अभिमान करना। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा 86वां प्रश्न कह रहा है, ऊधो का लेना न माधो का देना का अर्थ है अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना या सबसे अलग रहना। तो ऊधो का लेना न माधो का देने का अर्थ है अपने काम से काम रखना, अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ है मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। तो फिसल पड़े तो हर गंगे, इसका सही अर्थ हो जाएगा कि मजबूरी में काम करना, अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, मानस का हंस के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अमृतलाल नागर। तो मानस के हंस के जो लेखक हैं उनका नाम अमृतलाल नागर है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहे हैं, कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या जीवनी है? तो कलम का सिपाही जो है एक प्रकार की जीवनी है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण या चंद्रकांता? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका जो है उनका नाम बंग महिला है, अतः ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इनकी कहानी जो है वह कौन सी है? तो इनकी कहानी जो है वह दुलाई वाली है। अगला प्रश्न देखेंगे। 91वां प्रश्न हमारा कह रहा है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरी को या स्वयंभू को? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को, ऑप्शन नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और इनकी रचना का नाम हो जाएगा पौम शरीफ, अर्थात राम काव्य इनकी रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को, अमीर खुसरो को, चंद बरदाई को या हेमचंद्र को? तो मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है विद्यापति को, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनकी रचनाएं कीर्ति लता हो जाएगी, कीर्ति पताका हो जाएगी और पदावली हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहे हैं, भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, माखनलाल चतुर्वेदी को, रामधारी सिंह दिनकर को या सुमित्रानंदन पंत को? तो एक भारतीय आत्मा की संज्ञा दी गई है माखनलाल चतुर्वेदी को, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को, जैनेन्द्र कुमार को, अज्ञेय को या फणीश्वर नाथ रेणु को? तो कथा सम्राट जो है वह कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को, ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधि या पाली? तो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है, इसे देखने के लिए हम सबसे पहले भाषा का विकास देख ले रहे हैं। तो सबसे पहली भाषा जो है आदि भाषा वह संस्कृत है, उसके बाद जो भाषा है वह पाली भाषा है, उसके बाद जो भाषा है वह प्राकृत है, और उसके बाद जो भाषा है वह अपभ्रंश है, और उसके बाद हमारी भाषा जो है वह हिंदी है। हमारा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? अर्थात अपभ्रंश मतलब होता है बिगड़ा हुआ रूप। तो संस्कृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप जो हो जाएगा वह कौन सी भाषा हो जाएगी? तो वह पाली भाषा हो जाएगी। देखिए किस ऑप्शन में पाली दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि तो संस्कृत भाषा की जो अपभ्रंश भाषा है वह पाली भाषा है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से या ब्रांचर से? तो हिंदी खड़ी बोली का जो विकास हुआ है यह शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है, तन मन धन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो तन मन धन में जो है वह द्वंद्व समास हो जाएगा। इस पद का समास विग्रह जब करेंगे तो हो जाएगा तन मन और धन, अतः ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की डाट डाट की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। अर्थात भारत की किसकी रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न कह रहा है, युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना परक कविताओं में किसकी प्रधानता होती है? ओज गुड़ की,
रजोगुण की, तमोगुण की या सतोगुण की? तो युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना परक कविताओं में ओज गुण की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं बल्कि डाड भी मानता है, अनिवार्य मानता है, सुंदर मानता है, त्याज्य मानता है या फिर अपवित्र मानता है? तो मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं बल्कि अपवित्र भी मानता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे हिंदी विषय से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका हम लोगों ने आज की क्लास में अध्ययन किया, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों का आप लोग अध्ययन करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक अगले विषय की मैराथन के साथ।